चंदपाल जी से अभी हमारा जो इंटरेक्शन होने वाला है, एक शॉर्ट इंटरेक्शन हम लोग रखेंगे। और आप सभी को पता है कि लेगेसी रही है फार्मा पाथ फाइंडर्स की, और उसमें हम लोग जो है इंटरेक्शन करते हैं टॉपर्स के साथ। तो उससे क्या है कि अपकमिंग जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको काफी हेल्प मिलती है। क्योंकि हम सभी का एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि जो अपडेटेड चीजें हैं, सबका अपना ओपिनियन है, सबके अपने तजुर्बे हैं, उसको जो है शेयर किया जाए हर एस्पिरेंट के साथ। क्योंकि कब किसकी स्ट्रेटजी जो है काम आ जाए किस एस्पिरेंट के तौर पर, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। सबसे पहले मैं चंद्रपाल जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। चंद्रपाल जी बेसिकली पटना बिहार के रहने वाले हैं। मूलतः तो वैसे रांची के हैं, लेकिन पटना में अभी निवास स्थान है इनका। और एम्स रायबरेली फाइनली जो है इनको अलॉट हो गया है, और इन्होंने ज्वाइनिंग भी कर लिया है। तो ज्वाइनिंग का एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीजें जो हम लोग जानेंगे। और बाकी इन्होंने बी फार्मा किया हुआ है, और जादवपुर यूनिवर्सिटी से मेरा एक पुराना कनेक्शन भी रहा है, क्योंकि एम फार्मा करने के लिए मुझे अलॉट भी हुई थी सीट। सुटिक्स के लिए मैं वहां गया भी था। बट मुझे चाहिए थी उस वक्त केमिस्ट्री। तो चूंकि सुटिक्स से नहीं मुझे करना था उस समय, केमिस्ट्री से करना था जादवपुर यूनिवर्सिटी से, तो मैंने वहां पर सीट विड्रॉ कर लिया था। और फाइनली मैंने जो है नाइपर में ज्वाइन किया था। और 2017 से 21 वाला बैच है इनका, बी फार्मा इनकी क्वालिफिकेशन है। तो काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, रैंक इज वेरी गुड। और 64th रैंक इनकी आई हुई है, और एम्स रायबरेली अलॉट हुआ है। आप सभी को पता है कि जो एम्स का सीआर एग्जामिनेशन हुआ था, उसके थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में जो है सिलेक्शन, पहले इंडिविजुअल होता था सारी चीजें। तो वो चंदपाल जी से थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, और कुछ जो कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं वो सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चंदपाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में शेयर करिए। थैंक यू सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका जो ये सेशन था काफी हेल्पफुल रहा था। मतलब मैं एक्चुअली दूसरे एग्जाम का तैयारी कर रहा था, तो जी जी। पिछले 2 मंथ से मतलब इस कोर्स से मैं जुड़ा, और जी चीजें काफी मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने स्ट्रेटजी बनाई और जी। उसको रूटीनली फॉलो किया। और जी जी। काफी सारे शॉर्ट नोट बनाए, जैसे कि फ्लैश कार्ड वगैरह। एक चार्ट पेपर मैंने ले लिया, उसको बहुत से छोटे छोटे स्टिकी नोट साइज में उसको फ्लैश कार्ड्स बना लिया। और हम्म उसको जैसे कि लगभग 100 कार्ड हो गए थे ऐसे शॉर्ट नोट्स में, जैसे कि हम्म क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग हो गया। ऐसे छोटे छोटे नोट्स मैंने बना के रखे थे। हम्म। तो इसको मैं रेगुलरली पढ़ता था। मतलब मेरे पास सर समय कम था, तो मैं इसी समय में कम टाइम में इसको चीजों को बढ़िया से रूटीनली फॉलो किया। सबसे बड़ा हम्म। वही चीज था। और सर काफी एग्जाम मैंने दिया। ये दिसंबर मंथ जो था, मतलब पहला वीक था, मतलब हाँ, आईसीए काफी बार हेक्टिक था आईसीए बार इसमें। से। कई सारे एग्जामिनेशन हुए थे बैक टू बैक। ये सर मैंने स्टार्ट किया था सर आईसीए बार का। आईसीए बार हम्म का एक सर एग्जाम था, हम्म एनआईआरटी का, चेन्नई हम्म का। तो वहां से एग्जाम हम्म दिया। काफी सारे क्वेश्चन सर, मतलब एक क्लास में जो मैंने नोट्स बनाए उससे आए। तो कुछ मार्क्स वहाँ उसमें रह गए थे, लेकिन उसका जो मतलब जो मैंने एनालिसिस किया, वो चीज मैंने ईएसआईसी में लगाया। वो बीच ईएसआईसी बीच में में मैं मैं लगा। डिस्कस करता हूँ कि जब कभी एग्जामिनेशन में कहीं फंसे मामला, तो सेल्फ एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो वो शायद आपने किया, उसको सेल्फ एनालिसिस किया था उसको, यस। राइट? हाँ। हम्म ईएसआईसी में सर क्या था कि नॉन फार्मा पार्ट मेरा मतलब सही नहीं गया, मतलब जितना मैं सोचा हम्म था। तो उस दिन आके सोचा कि चलो अब कोई उम्मीद नहीं है, अब क्या ही किया जाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था सर। लेकिन जैसी मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, तो लगा हम्म कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तो हम्म उसके बाद एसजीपीजीआई की एग्जाम हुई। एसजीपीजीआई में मेरे 70 मार्क्स बने थे, 70 मार्क्स थे। हम्म तो एग्जाम, तो फाइनल सिलेक्शन में शायद 7-8 मार्क्स रह गए थे। तो मुझे उस समय हम्म लग गया कि सर शायद मैं सिलेक्शन के करीब हूँ, मुझे और पुशअप करनी है। तो हम्म। उसके बाद मतलब मैं अपना देखिए, बेस्ट जितना हो सके। ये बहुत बढ़िया चीज चंद्रपाल जी आपने बताई कि एसजीपीजीआई का एग्जाम आपने दिया, आईसीएमआर फार्मासिस्ट का दिया। लेकिन अभी बहुत लोग होते तो डगमगा जाते बीच में कि यार ये तो कैसा हो गया, फिर एसआईसी भी हुआ। क्योंकि आपने बताया ये दिसंबर वाला जो मंथ था ना, काफी बैक टू बैक एग्जामिनेशन का था। लेकिन यस सर। पेशेंस बना के रखना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना, और फाइनली सेलेक्ट हो जाना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो सर एम्स एम्स का एग्जाम सर 18 को होना था, 18 को हुआ। हम्म तो एक्चुअली क्या था सर, एम्स के काफी मतलब क्वेश्चन काफी ओवरलैप हो गए थे 27 वाले क्वेश्चन पेपर से। तो लेकिन अ, मैंने 2017 क्वेश्चन वाले से। पेपर नहीं देखा। हाँ, तो लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा। मैं जस्ट आके हम्म देख रहा हूँ ये क्या हो गया, मतलब शायद इस ये भी मेरा रह गया, मुझे लग हम्म रहा था। तो हम्म अब क्या ही, मतलब मैं उम्मीद छोड़ दिया था, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ इसका बहुत हाई आने वाला है, क्योंकि हम्म क्वेश्चन आए हैं। हम्म तो एक एग्जाम और रह गया था सर, आईसीएमआर का ही था, एनआईपीसीआर का, नोएडा का। तो हम्म
दिल्ली में एग्जाम होना था सर, तो मेरे हम्म। पास टिकट भी नहीं था। मुझे लगा कि एक ही एग्जाम है जिसको मैं क्लियर कर सकता हूँ और कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं यहाँ से जनरल से दिल्ली गया सर एग्जाम देने के लिए, बस हम्म। आईसीएमआर वाला। हम्म। वो एग्जाम से गया था, लेकिन उसमें सीट्स काफी कम थे और लाइफ साइंस के क्वेश्चन थे, तो मैंने अपना बेस्ट दिया जितना हो सके। और कहीं ना हम्म। कहीं मुझे भरोसा था सर कि कहीं ना कहीं रिजल्ट होगा। तो बिल्कुल। फाइनली ये जब 18 को भरोसा, भरोसा 18 इंपॉर्टेंट को मैं चीज है। जस्ट, जी जी। यस सर, यस सर। हम्म। और जस्ट मैं एग्जाम दे के आ ही रहा था, और जस्ट लाइब्रेरी में रात में जस्ट ये 9 बजे मतलब लाइब्रेरी में पढ़ के आया, तो मैं अचानक देखा कि पीडीएफ खुली, इसकी एम्स वाली की रिजल्ट आ गई है। तो मैं तो हम्म। सोचा कि चलो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उम्मीद तो नहीं है। लेकिन मेरे रोल नंबर मैच कर गए, तो मैं कम से कम 10 बार रोल नंबर को चेक किया पहले कि चलो वही तो नहीं है, वही तो फिर जब चेक किया तो कंफर्म हो गया कि वही रोल नंबर है। तब मतलब सब लोग मतलब इतने खुश हो गए, मतलब वो मोमेंट मतलब मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है सर वो, अगर अगर नहीं, कहें तो। ये इस चीज का मुझे एहसास है, क्योंकि मैं भी कई जगह सेलेक्ट हुआ, तो उस चीज का खुशी का एहसास बिल्कुल समझ सकता हूँ। और एक खास करके हम अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज होती है, एक एस्पिरेशन होता है लोगों का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिंपल जी, कई लोग होते हैं ना बच्चे, बड़े कॉमन से क्वेश्चन, देखिए मैं कोई स्क्रिप्टेड का भी इंटरव्यू नहीं लेता, मैं बड़ा कॉमन सी बात करता हूँ, जो बच्चों के क्वेरीज होते हैं ना वही पूछता हूँ आप सभी से। जैसे आपने बिल्कुल सर। ज्वाइनिंग के लिए आपके पास फाइनली रिजल्ट आया, और इनफैक्ट मैं आपको कहूंगा कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि बच्चों के थ्रू मुझे रिजल्ट पता लगता है, मैं एक्टिव रहता हूँ अक्सर ग्रुप में। लेकिन ये वाला यस एग्जामिनेशन था मुझे अच्छे से याद है कि यू आर द फर्स्ट जिन्होंने रात में ही मुझे बताया कि सर रिजल्ट आ गया और मेरा फाइनली हो गया है। तो थैंक यू सो मच उसके यस सर, लिए। यस यू आर सर। द फर्स्ट स्टूडेंट जिन्होंने मुझे अपडेट किया रात में ही, वो 11-12 बजे रात को, और उसी रात मैंने एक वीडियो भी बना के अपडेट किया था। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। यस सर। फर्स्ट टाइम मुझे, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि सिर्फ बच्चों ने ही अपडेट किया कि सर रिजल्ट आ गया है। और काफी मैं मुझे अच्छा भी यस लगा, सर, मैंने यस उस सर। रात में ही वीडियो शूट करके डाला कि भाई ऐसे ऐसे रिजल्ट है, सारी चीजें हैं। तो मुझे थोड़ा सा चंदपाल जी, आप ये ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि कई लोग जो चूक गए हैं कुछ नंबरों से, ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो भी टैलेंटेड है, लेकिन थोड़ा सा इस मामले में बैड लक हो गया कि मतलब कुछ नंबरों से रह गए वो। तो और कुछ लोग काफी यस करीब सर। हैं, और कई लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कई लोगों की नहीं हो चुकी है। उसमें थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा। हमारे यहाँ से जो संकल्प बैच था और मंजिल बैच था, 2 एम्स के लिए हमने डेडिकेटेड बैच किया था। उसमें 18+ बच्चे जो है ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, सिलेक्टेड ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन उसमें सभी एम्स का अलग अलग है, कोई एम्स जोधपुर में है, कोई एम्स रायबरेली में, कोई एम्स भोपाल में है, एम्स पटना में, अलग अलग सबका सिस्टम रहा है। तो कई लोगों की यस ज्वाइनिंग सर। अभी नहीं हो पाई है। तो उन लोगों तक भी वीडियो जाएगी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। कई लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाया है। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जब रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रोसेस था आपकी एम्स रायबरेली में, क्योंकि सारे एम्स में लगभग लगभग प्रोसेस वही होगा, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे फिर ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आया, वो सारा थोड़ा सा शेयर करिए। यस सर, बिल्कुल। सर एक्चुअली क्या है कि जो एम्स सीआरई का जो रिजल्ट था वो एम्स दिल्ली पब्लिश कर दिया, और उन्होंने जो रीजनल एम्स है उसको वो रिजल्ट उन्होंने दे दिया है हम्म। ना। और और बाकी सब जैसे रिपोर्टिंग हो गई, रिजल्ट जैसे किसी का रिजल्ट हुआ उसका रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन की होगी, वो रीजनल एम्स निकालेंगे। जैसे रायबरेली 28 को उन्होंने पब्लिश किया, देवघर हम्म। 26 को कर दिया, और हम्म। एम्स भोपाल की 5, ये रिसेंटली 5 को हुई है हम्म। ना। हम्म। हम्म। और अभी और जैसे मंगलागिरी की शायद होगी अभी। तो रीजनल एम्स में अपने हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। तो मेरी जैसे 28 को डीबी हुई थी, ट्वेंटी हम्म। एट को और अगला 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग को आ गया था। एम्स रायबरेली में थोड़ा अपॉइंटमेंट लेटर में, प्रोसेस फास्ट रही है और लोगों की तुलना में। हाँ, सबसे फास्ट सर देवघर की तो 26 की हो गई थी। और अभी मेरे ख्याल से आप ज्वाइनिंग हो चुकी है, आप वर्किंग मोड में है इस समय। ये सर मेरी ज्वाइनिंग 1 जनवरी को हुई थी सर, न्यू ईयर का चलिए, स्टार्टिंग में सर, फर्स्ट नए जनवरी साल की शुरुआत अगर ज्वाइनिंग से हो जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा। उसके बाद लास्ट में वो यस सैलरी क्रेडिटेड वाला जो मैसेज आता है ना, वो बड़ी खुशी देता है। योर अकाउंट हैज बीन यस क्रेडिटेड विद सर। दिस मच सारे एम्स, अमाउंट। ये सर जो भी एम्स है सारे वैकेंसी जल्दी फिलअप करेगी, क्योंकि सारे हर जगह स्टाफ की काफी कमी है, तो उन्होंने हम्म। जल्दी थोड़ा फास्टनेस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चीजों को कर हम्म। रहे हैं। इवन पहले जो तो आ रही थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आ रही थी, अभी इस बार जो आई है वो परमानेंट आई, और बैक टू बैक बिल्कुल वैकेंसी काफी ज्यादा आई हैं और परमानेंट पोस्ट आई ये हैं। सर,
ये सर ये फर्स्ट टाइम है ये। हाँ हाँ। चंदपाल जी, आपको पता है कि हम लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे तीन चीजों पे काम करते हैं। एक तो स्टूडेंट इंटरेक्शन पे काम करते हैं, क्वालिटी पे काम करते हैं, अफोर्डेबिलिटी पे। तो ये जो तीन यस हमारा सर। मूल मंत्र है हमारे इस प्लेटफॉर्म का, कैसा लगा आपको? क्वालिटी कैसी लगी, अफोर्डेबिलिटी कैसी लगी, जब आपको हेल्प चाहिए थी, या जो मटेरियल था वो कैसा लगा आपको संकल्प बैच का? आप संकल्प बैच के स्टूडेंट रहे हैं, और मेरे ख्याल से 2 ढाई महीने की प्रिपरेशन में आपने काफी अच्छा किया है। जो लोग कहते यस हैं कि सर। 6 महीने साल भर चाहिए होता है, नो डाउट पिछली मेहनत होती है, थोड़ी बहुत एफर्ट हमारे होते हैं, बट अगर हम हाँ। कोशिश करें तो कम समय में भी अच्छा कर सकते हैं। यस सर। तो कैसा रहा फीडबैक प्लेटफॉर्म का आपको? सर लिटरली मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं पटना में प्रिपरेशन करता हूँ, तो मतलब घर से लिमिटेड पैसे आते हैं, तो मैं सोच ही रहा था कि कुछ मतलब फार्मासिस्ट का एग्जाम जब दूंगा तो कोई एक अच्छा सा कोर्स ले लूंगा, तो अचानक एक आपका कोई वीडियो फ्लैश हो गया मतलब स्क्रीन पे, तो मतलब हम्म मुझे काफी अच्छा लगा कि चलो भाई प्रिपरेशन हो सकता है पॉसिबल। उसके बाद हम्म मैंने आपका साइट पे गया, प्राइस देख के तो मैं पहले चौंक गया कि कैसे पॉसिबल है ये, क्या सही होगा या गलत होगा या हो सकता है या कुछ मतलब। उससे पहले मैं आपका एक दो वीडियो देखा बढ़िया से, तो देखा मतलब काफी मुझे अच्छा लगा कि मैं समझ सकता हूँ चीजों को, हम्म मतलब कर सकता हूँ। तो फिर हम्म आपका कोर्स ले लिया, और कोर्स को हालांकि मैं लाइव नहीं कर पाया, लेकिन उसी चीज को मैं डिसिप्लिन से रिकॉर्डेड वे पे बढ़िया से मैं किया, क्योंकि इसमें हम्म। टाइमिंग का कुछ इशू था। हाँ, तो वो मैं दोनों ऑप्शन दे रखा डिसिप्लिन है से, कि अगर टाइमिंग का इशू है तो आप बाद हाँ, में भी देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड जो भी आपके क्लास थे उसके सारे नोट्स बनाए, जैसे आपने बताया कि आपका थ्री फोर्थ आपका क्लास नोट्स रहेगा, वन फोर्थ में आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने हम्म उस चीज को बहुत पॉइंट वाइज बढ़िया से बना लिया, और हम्म। अब बहुत सारे क्वेश्चन उसी पॉइंट से आए थे, मतलब मैं मार करके रखा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिले हैं अभी भी उस अच्छा, नोट्स में। और चलिए। और वही चीजें, और लास्ट टाइम में वो सारी चीजें काम आई, तो मुझे मतलब अगर शायद ये प्लेटफॉर्म से मैं नहीं जुड़ता तो सिलेक्शन मेरा मुश्किल ही था, मतलब चीजें को काफी टफ हो जाता। और ये, टेस्ट सीरीज वगैरह आपने लगाया था? टेस्ट सीरीज लगाया था, उसमें यूज किया था उसको, जो थी टेस्ट सीरीज उसमें? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल ज्यादा तो नहीं, लेकिन तीन चार ही लगाया था, लेकिन तो मैं उसको एनालिसिस बहुत बढ़िया से किया था, मतलब एक एक जो टेस्ट सीरीज थे उसके, हम्म जैसे कि एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, तो चार एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो होगा ही, बाकी तीन ऑप्शन क्या है उसके बारे में नोट्स बना लिया मैं कि ये हाँ, किसके सही हो सकते एक्सप्लोर हैं। करने के लिए, जैसे मैंने बोला, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज पे फोकस नहीं करते हैं, लिमिटेड टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन उसको कैसे लगाया जाए उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। हम्म। और मैंने एक फार्मासिस्ट की एक बुक ले लिया था प्रीवियस, ये मुझे नाम अभी एक प्रीवियस ईयर टाइप का कुछ था, मैं उसको लगाता हम्म। था बीच बीच में टाइम, ये सब टाइम होने के बाद। हम्म। और और आपने जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो था क्रेडिट त्रिपाठी वाला, जो पीडीएफ दिया, पीडीएफ दे रखा था, मैं सुबह हम्म उसको मतलब लगभग 30 से 40 मिनट उसको देखता था मैं, 2 महीने का रूटीन मतलब स्टार्ट उसी से करता था। और हम्म काफी सारे क्वेश्चन उससे तो डायरेक्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स से, उसको तो मैं छोड़ा ही नहीं हूँ अभी तक। हम्म। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या कोचिंग पे ही निर्भर रहें, क्या सेल्फ स्टडी करें, या स्टैंडर्ड बुक का क्या रोल है? तो जैसे मैं बार बार फोकस करते बोलता हूँ बार बार कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, रोड छाप किताब में बिल्कुल मत पढ़िए। तो स्टैंडर्ड यस बुक सर। और सेल्फ स्टडी का कितना रोल है, मतलब कोचिंग के अलावा हमको कितना समय देना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए? सेल्फ स्टडी कितना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है? सर जैसे सर। कोचिंग तो हेल्प करती है आपको, लेकिन सेल्फ स्टडी का जो है रोल काफी होता है। तो कितना समय करीब करीब दें हम लोग सेल्फ स्टडी के लिए? सर कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी का मतलब काफी ज्यादा मैंने टाइम दिया है, और उस चीज में मैंने जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फार्माकोलॉजी की फॉलो की सब, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं थी, 2 मंथ की टाइम बची थी, तो ज्यादा मैं हम्म। नहीं दे पाया। जैसे वही मैकेनिज्म ऑफ ड्रग वाला जो मैं पार्ट था, मैं फार्माकोलॉजी वो केडी त्रिपाठी वाली बुक से मैं किया हूँ उससे कुछ कुछ, हम्म। है ना। और तो वही सेल्फ स्टडी ज्यादा मैंने किया है, और पहले मैंने नोट्स बनाए, जो जो आपने वीडियो बनाया, वीडियो लेक्चर्स आपने कवर किया है, उसकी मैंने एक नोट्स बना लिया। वो हम्म नोट्स कंप्लीट होते ही उसके बाद मैं देखा, टाइम होने के बाद सारा लेक्चर करने के बाद मैं वो देखा। हम्म। तो वो ऐसे ही। नोट से रिवाइज करने में काफी मदद हुई होगी, रिवाइज करने में मदद होती है उससे, ये सर, नोट जो बनाते हैं। क्योंकि मुझे पता है सर, क्योंकि मुझे पता था कि एक 8 सेमेस्टर जो था मैं सब पढ़ूंगा, लास्ट टाइम मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, अगर कोई मोटी बुक पढ़ लूंगा या कुछ भी अगर नोट्स भी बनाऊंगा तो रिवीजन करना मुश्किल है एक हम्म। इकट्ठे, नोट्स काफी काम आई। अच्छा, चंदपाल जी, क्योंकि आप कई, अभी आप बता रहे थे कई बैक टू बैक एग्जामिनेशन हुए, उसमें कुछ नंबरों से चूके भी आप,
तो कई यस बहुत सारे सर। ऐसे बच्चे ना, कई 2 साल 3 साल 5 साल से, कई साल से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, और कहीं कुछ नंबरों से चूक रहे हैं। तो मैं तो उनको बार बार ये हिदायत यस देता सर। हूँ कि भाई आप जो है उनको, चंद्रयान का एग्जाम्पल मैंने कोर्सेज में दिया था कि आप उससे सीखिए और जो गलतियां हैं उसको अपग्रेड करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कुछ बच्चे जो रुक रहे हैं कुछ नंबरों से, तो उनको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि वो स्कोर इंप्रूव और फाइनली सेलेक्ट हो जाए? आपको क्या लगता है, आप क्या करते थे अपने टाइम पे? सर मैं बस बस मुझे प्रोसेस पे यकीन था कि मैं अभी जस्ट लगा हूँ बस, अगला बार में हो जाएगा बस। ये थॉट हम्म में रखता था मैं। हार हम्म नहीं मानता था कि नहीं चलो ये हो गया, अब इसके बाद नहीं होना। मुझे दो हम्म वैकेंसी आई आईसीएमआर की फार्मेसी की, और इसकी हम्म सर एग्जाम सेंटर चेन्नई होना था। मैं फिर भी इस फॉर्म को भरा कि नहीं, मैं इसको दूंगा, और हम्म दूंगा बढ़िया से दूंगा, और बहुत अच्छे से एग्जाम दिया। और उसका एग्जाम सेंटर हालांकि पटना में ही फिर उन्होंने अरेंज कर दिया था, तो ये मेरे लिए अच्छा रह गया था। हम्म तो हम्म वो तो एग्जाम्पल है। और उसके बाद सर काफी बार ऐसा लगता है कि चलो चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, अब शायद गिव अप कर देने का मन करेगा, लेकिन नहीं, उस समय आपको उठना पड़ेगा बस। मतलब एक मैं जैसे महादेव पर बहुत भरोसा करता हूँ कि चलो कुछ जी नहीं जी, हुआ तो वो जरूर देख रहे हैं, वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और रास्ता सुझाने वाले मालिक है, वो सुझाएंगे जरूर रास्ता। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, बस उसी को, उस पर ही भरोसा करता हूँ। अपने हाथ में प्रैक्टिस करना है बस, वही रूटीन को हाँ हाँ। फॉलो करता हूँ। मैं पहला मेरा ईएसआईसी एग्जाम बहुत खराब गया, लेकिन ईएसआईसी का जैसे 10 तारीख को एग्जाम हुआ था, लेकिन मेरा 11 तारीख को वही रूटीन रहा, चेंज नहीं हुआ। जैसे मैं 9 तारीख को था, मैं वो चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे भरोसा था कि आगे होगा, बिल्कुल होगा। ये बड़ी बात है कि तो अगर इस एक वजह से अपॉर्चुनिटी मान लीजिए मिस हो जाए, तो कभी सामने वाले अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने देना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है, एक लेसन है। बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते यस हैं सारी चीजें, लेकिन ये चीज ध्यान देने वाली बात है। बहुत अच्छी बात बताई चंद्रपाल जी ने, कि आपको आगे जो अपॉर्चुनिटीज उनको छोड़ना नहीं है। थोड़ा समय रेस्ट ले लीजिए आप, थोड़े दिन अगर आंसू भी आ रहे हैं, रोना भी आ रहा है, रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़िए मत उसको, मौके को जो सामने आ रहा है, खास करके जहाँ अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और यस जो सर। जो मेरा एक्सपीरियंस डीआई का रहा है और ईएसआईसी फार्मासिस्ट वगैरह का रहा है, और भी अदर फार्मासिस्ट का रहा है, सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन होने के बीच में बड़ा कम ही फासला होता है। कब सिलेक्शन हो जाता है पता ही नहीं लगता है। कभी कभी विश्वास नहीं होता सिलेक्शन, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि पहले तो कंफर्म नहीं हो रहा था, मैं पीडीएफ में कई बार नाम चेक किया, लेकिन होता है ऐसा। हम्म। एक हमारे मित्र भी हैं, मेरे बैचमेट भी हैं, उनका भी ऐसे सिलेक्शन हो, 5 सीट थी, सबको लग रहा था कि नहीं होगा। अब वो, उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं जाऊंगा मेरा ही होगा, इतना कॉन्फिडेंस, ये आप कहिए कि और कॉन्फिडेंस, भैया मेरा ही होगा, और उस बंदे का हो भी गया। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए यस कि मतलब मैं जाऊंगा तो जरूर होगा कहीं ना कहीं। एक जो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, और बच्चों से बात करता हूँ ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। इवन कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से भी ज्यादा नॉलेजेबल, ये बात मुझे एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है, सर। कोई किसी से भी यस ज्यादा, सर। क्योंकि नॉलेज किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से भी ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है, लेकिन कहीं कहीं कुछ नंबरों से वो चूक जाते हैं। तो उनसे मैंने यस पूछा सर। कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि सर प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है एग्जामिनेशन में। सब कुछ पढ़ते हैं, रिवीजन भी करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जल्दीबाजी में या तो हड़बड़ तड़बड़ रहती है, या फिर बहुत सिली मिस्टेक, छोटे छोटे मिस्टेक्स करके गलत कर देते हैं, यानी कि एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो एग्जाम प्रेशर जैसे हैंडल, मेरे को भी इशू था स्टार्टिंग में, एज ए एस्पिरेंट जब मैं था तो मेरे को भी इशू था। तो एक मेरा बल्कि सचिन करके एक स्टूडेंट है, वो जो है अभी यूपीएससी के द्वारा सिलेक्टेड भी हैं वो। तो उनसे मैंने एक टिप्स ली, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा करिए सर, कि मेरा स्टूडेंट खुद ऑलरेडी है वो, लेकिन उन्होंने मुझे किया, वो चीज मैंने सीखी, अपने स्टूडेंट से सीखी वो चीज, कि सर जो पार्ट पे आपका कमांड है आप उससे स्टार्ट करिए पेपर को, अगर ऑप्शन है तो। तो ये एक अप्रोच था कि यस जो आप, जिस पे आपका कॉन्फिडेंस है, आप वहां से पेपर को स्टार्ट करिए, अगर आपको प्रेशर हैंडल करना बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं तो। तो आपको क्या लगता है कि एग्जाम के ड्यूरेशन पे कैसे आप लोग पेपर मैनेज करते हैं? क्योंकि एसआईसी एम्स वाले में भी पेपर था, सबको लग रहा था कि टफ पेपर आएगा, मेरिट जो है शायद नहीं निकल पाएगा, तो सबने वही हम्म। टफनेस महसूस किया। तो आपने कैसे हैंडल किया प्रेशर को? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पिछला लगभग दिसंबर में लगभग 7-8 एग्जाम दिया हूँ। और हम्म कुछ एग्जाम में मेरा एक्सपीरियंस रहा कि अगर कोई एग्जाम से आप इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे तो एग्जाम नहीं, मतलब कम चांस होगा निकलने का। मैं हम्म सोचता था कि नहीं, ये एग्जाम में दे दूंगा, ये एग्जाम दे दूंगा, काफी चीजें ठीक हो जाएगी, मतलब हम्म काफी इमोशनल हो जाता था। उस हम्म इमोशनल में आप जैसे कि आपको एग्जाम में एकदम टेक्निकल रहना होगा, एकदम रैशनल रहना होगा, हम्म तभी हम्म हम्म एग्जाम हैंडल होगी, हम्म इमोशनली नहीं होगी। तो मैं पिछला 3-4 एग्जाम में ये चीज देख लिया।
एम्स वाले में मैं ये सोच लिया कि नहीं, हम मेरा जो स्ट्रेंथ है उसको हम अपना यूटिलाइज करेंगे। जो भी हम्म, मैंने पढ़ा, जो भी मैंने नोट्स बनाए, सारे हम्म, मैंने प्रीवियस ईयर देख ली। वो हम्म, उस कॉन्फिडेंस को मैंने एम्स में यूज किया और वो हम्म, एकदम आया। वो आया, फिर भी मैंने आपको पहले बताया कि 27 वाला पेपर मैंने नहीं देखा, लेकिन वो बात की बात है, क्योंकि मैं वो समझ के ही नहीं गया था कि चलो उस हिसाब से क्वेश्चन आएगी, लेकिन मैं अपना बेस्ट दिया जो हम्म, भी हुआ। मुझे लगा कि इससे फायदा होगी अगर चीजों को आप इमोशनली कनेक्ट ना होके रैशनल रहो, हम्म, एकदम टेक्निकल रहना। हम्म। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कोर मैं बार बार करता हूँ कि स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करेंगे एग्जामिनेशन में। तो उनको मैं थोड़ा सा यस टिप्स सर। अपनी तरफ से देता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा ब्रॉड कवरेज करिए सिलेबस का, रिवीजन पे काम करिए, हम्म एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करिए, कुछ रिसेंट एग्जामिनेशन को आप सॉल्व कीजिए। जैसे आप बता रहे हैं कि 2017 वाला पेपर एम्स में आ गया था, तो रिसेंट के पेपर्स भी हमें देख के जाने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन हर बार आ यस जाए सर। ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ तरीके मैंने स्कोर इंप्रूव करने के बताए थे। आपको क्या लगता है पर्सनली कि क्या ये तरीके कारगर होते हैं? आपने क्या इनमें से कोई यूज किया था, और आपने क्या एक्स्ट्रा कुछ किया था क्या इसके अलावा? सर प्रीवियस ईयर तो मैंने देखे थे, लेकिन ये 2017 वाला मतलब रह गया था, मतलब जैसे एम्स के काफी एग्जाम थे, जैसे कि हम्म, एम्स रायपुर, भुवनेश्वर, पटना वाला जितना भी हुआ हम्म, था सब मैं देखे हम्म, थे। और इसके अलावा जैसे मेरा फ्री टाइम में मैंने क्या किया कि रेलवे फार्मासिस्ट का भी मैंने पूरा देख लिया क्वेश्चन पेपर, हम्म, जैसे हम्म, इसरो फार्मासिस्ट उसका भी पेपर देख लिया। और हम्म, मैंने एक जनरल ट्रेंड को follow किया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे हम्म, फार्माकोलॉजी में जैसे कि डायबिटिक ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हमेशा पूछ रहा है, एंटी हम्म, ये वायरल ड्रग्स हमेशा पूछ रहा है। मतलब हम्म, मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, कुछ की पॉइंट्स बना लिया कि इस एरिया से उन लोग क्वेश्चन हमेशा पूछ रहे हैं, तो वो मतलब पूछेंगे ये ही। एनालिसिस करना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट में किस एरिया से हर जगह बैक टू बैक पूछ रहे हैं, जिसको मैं बोलता हूँ अपने भाषा में स्मार्ट सिलेबस बना लेना। कि स्मार्ट ये सिलेबस। तो तो हाँ। हाँ, बस इस पर रिलाई नहीं करना, लेकिन ये चीज आपके होने ही चाहिए। बाकी ये होने के बाद आपको जो कोर है आपको उसमें ध्यान देना ही है। हम्म, और टेस्ट सीरीज में सर क्या है कि ऑप्शन से आप मतलब एनालाइज करिए, जैसे कि हम्म, हर कोई भी टेस्ट आपने दिया तो जस्ट उसका मार्क्स पर रिलाई नहीं करिए, वो क्यों गलत हुए, क्या क्या उसके ऑप्शन हो सकते थे, और उस पर जैसे एक क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन ढूंढ लेता था, हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में बनाता था। हम्म। अच्छा, अभी अभी देख रहे होंगे झारखंड में भी वैकेंसी आ गई है, और इधर आप देख रहे होंगे उड़ीसा में भी यस सर। वैकेंसी आ गई है 2400+। तो बहुत सारे फ्यूचर एस्पिरेंट, और अभी जनवरी में जो है इसकी एक्सपेक्टेड है वैकेंसी रेलवे की। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कुछ नंबरों से चूक गए हैं, तो ये लोग अपकमिंग वैकेंसी देने वाले हैं। तो वो क्या करें यस सर। ऐसा? मतलब पहली बात तो जो मेरे को मानना है कि भाई अगर कहीं पर चूक गए हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा मेंटर हूं जो हम्म दोनों बात करता हूँ, जो सिलेक्ट हुए उनकी भी बात करता हूँ, जो नहीं सिलेक्ट हुए उनसे भी जरूर बात करता हूँ कि क्या रह गई है, क्योंकि फाइनली सभी को सिलेक्ट करवाना और सभी लोग को फाइनली सेटल डाउन कराना है। सब आगे पीछे हो जाते हैं। यस सर। तो पहली चीज तो उनको सेल्फ एनालिसिस करना होता है। बाकी और क्या करें, वो क्या चीजें इंप्रूव करें, या फिर क्या ऐसा करें कि वो फ्यूचर में जो आने वाली वैकेंसीज है उसमें जो है फाइनली वो सेलेक्ट हो जाए। तो फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर। सर पहले मैं ये बोलूंगा कि खुद पर एक कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि ये वैकेंसी में मेरा होगा, बिल्कुल होगा। हम्म, तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस ही रखना है। और उसके बाद क्या है कि सर जैसे कि प्रीवियस ईयर पहले देखने हैं कि उस वो जो एग्जाम ले रहा है उसके कितने सारे प्रीवियस ईयर पड़े हुए हैं, वो हम्म, देखनी है। और हम्म, उससे रिलेटेड कौन कौन एग्जाम है, जैसे कि झारखंड वाला है तो उड़ीसा वाला भी देखना है, प्रीवियस ईयर कैसा रहा है, हम्म, उड़ीसा वाला झारखंड वाला को देखना है। तो हम्म, एक 360 ओवरव्यू करना पड़ेगा चीजों को सर। मतलब जस्ट एक साइलोज में प्रिपरेशन नहीं करनी है, मतलब हम्म, हर जगह मतलब बर्ड आई व्यू होके देखनी है चीजों को। हम्म, क्योंकि अभी वो ट्रिपल एससी के लिए भी हमने बैच लॉन्च किया हुआ है स्पेसिफिक, और झारखंड के लिए भी बैच स्पेसिफिक हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी उसको। तो यस सर। क्योंकि फीडबैक, आप लोगों का जो फीडबैक होता है उसकी बेसिस पर ही जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से, क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ाना है। हम लोग हाँ। क्वालिटी इसीलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि बड़े यस फोकस सर। तरीके से चीजें पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। तो अब ये सेशन हो गया तो थोड़ा यस सा सर। इंसाइट मुझे अभी इस समय का मिला, तो वो चीजें हम लोग उसमें डेफिनेटली इंप्रूव करते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म भी यस कुछ सर। अच्छा लगा हो तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। ओवरऑल आपको यस सर। ऐप वगैरह का कैसा रहा फीडबैक? ऐप ठीक चल रहा था? आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही थी? देखिए, कभी कभी बीच में कभी कभी सर्वर इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं।
कभी स्लो हो गए, या फिर कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट आपकी तरफ से हो गया। ये सब चीजें छोटी मोटी आती रहती है, लेकिन ओवरऑल ऐप वगैरह का एक्सपीरियंस ठीक था आपको? सर बिल्कुल सर, मैं तो पहले भी बताया था कि अगर मैं बिना मेंटरशिप के अगर मैं तैयारी करता तो मैं वही बी फार्मा का अपना 4 सेमेस्टर का सिलेबस देखता और हम्म। पता नहीं क्या क्या अनवांटेड चीज भी पढ़ लेता, जो कि हो सकता है नॉलेज पर्सपेक्टिव में सही हो लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही ना हो। तो हाँ। चीजों को एक कम्प्रिहेंसिव वे में जो रिक्वायर्ड है, एक प्रिसाइज, अगर उसको बोलेंगे प्रिसाइज वे में हम्म। इकट्ठे मिल जा गया, ये मिल गया तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए काफी एक गेम चेंजर रहा है। और जी जी। इससे ही मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ एज ए फार्मासिस्ट ऑफ ट्राइबर एडीएम्स। थैंक यू सो मच चंदपाल जी। देखिए, अल्टीमेटली आपकी खुशी में मेरी खुशी है, और मैं भी बहुत प्राउड महसूस करता हूँ। रोल आप लोग का, मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट का क्रेडिट अपनी तरफ नहीं लेता हूँ, मैं खुलेआम वीडियो पे बोल रहा हूँ। हमेशा रोल जो है बच्चे का होता है, हमेशा रोल बच्चे का होता है। एक मार्गदर्शक के तौर पर मेरा रोल होता है, जब मेंटर, एक बड़े भाई के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर, एक छोटे भाई के तौर पर, क्योंकि हमें भी किसी ने गाइड किया होगा, हमें भी समझाया होगा, तो हम लोग अपनी इस पोजीशन पे हैं, काम कर रहे हैं। तो एक लेगेसी बनी आ रही है, एक हमारे कल्चर में, एक रिवाज में हमारे है कि हम जो है ज्ञान लेते हैं, उस चीज को जो है अपने फ्यूचर जनरेशन को भी शेयर करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इंटरेक्शन जो है और लोगों को भी काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रेशर हैंडलिंग वाला जो मुद्दा मैंने किया, कैसे स्कोर इंप्रूव करते हैं, ये सारी चीजें फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए क्या क्या चीजें होंगी। सो आई थिंक दिस सेशन इज गोइंग टू एक बी फ्रूटफुल सेशन। एक हाँ चीज जी और बताइए। बोलना चाहूंगा जी बताइए चंदपाल जी, सर, बताइए। और काफी सर, जो भी एस्पिरेंट्स है मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि नेगेटिविटी से एकदम दूर रहनी है, क्योंकि कुछ लोग रहेंगे कि आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आप ये हाँ। एग्जाम में कुछ होना नहीं है, चलो ये है वो है। जैसे मेरा हम्म सीजीएचएस की डीवी थी, उसका एक्सपीरियंस था कि लोग काफी डिमोटिवेट करेंगे सर कि मेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे कि हम्म। एक सीजीएचएस की डीवी थी, उन्होंने बताया कि जैसे बहुत लोग मिसलीड कर रहे थे, मतलब गलत हम्म। मार्क्स बोल के, तो वैसे लोगों से बच के रहना है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जितने जितने नेगेटिविटी सोर्स है सारे को कट कर देने हैं हम्म। और खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है। फोकस तैयारी करनी है, अगर आप फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं तो फुली फोकस्ड होकर फार्मासिस्ट की तैयारी करिए। और जो जो भी यस है सर। उस पर ट्रस्ट, सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर ट्रस्ट, जो इस पूरी कन्वर्सेशन में मुझे समझ में आया वो है विश्वास अपने ऊपर, खास करके जब यस अपने सर। ऊपर यस। आप कॉन्फिडेंट नहीं करेंगे, और अगर जरूर कभी भी असफलता हाथ लगती है तो निश्चित ही सफलता भी हाथ लगेगी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं फिर उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करना। हालांकि ये जो बैक टू बैक सारी चीजें एग्जाम हुए हैं, कई बच्चों से बात हुई, करे सर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या एनालिसिस करें, इतनी जल्दी जल्दी चीजें हो गई। लेकिन यस उसमें भी सर। आप एक एस्पिरेंट हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत चीजों को समझा और चीजों को अपग्रेड किया आपने, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि अपग्रेड हमें जरूर यस करना सर। चाहिए। तो चंदपाल जी, मेरे ख्याल से काफी चीजें मैंने कवर कर ली है, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो है बच्चों के लिए काफी फ्रूटफुल सेशन होगा ये, और काफी चीजें वो बिल्कुल समझ पाएंगे इस समय के वर्तमान के हिसाब से। हम लोग अपना जो एक्सपीरियंस तो शेयर करते हैं, लेकिन अभी और लोगों से, क्योंकि मल्टीपल लोग, कई लोग 18+ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन सभी लोगों के साथ इंटरेक्शन हो पाना, मैक्सिमम लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे, ताकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू पता लगे हमें। और क्योंकि एक स्ट्रेटजी बिल्कुल। शायद हर लोग पे ना काम करे, लेकिन अलग अलग स्ट्रेटजी जो जिसके हिसाब से फिट होती है वो जरूर काम करती है। तो थैंक यू सो मच चंद्रपाल जी, आपने समय दिया, और इसी तरीके से आप लाइफ में बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। और ये मैं तो यही कहूंगा कि आप यही मत रुकिए, अगर आपका डीआई बनने का सपना, चूंकि आप बी फार्मा स्टूडेंट है, अगर डीआई बनने का सपना है तो आप डीआई भी दीजिए। जितना बिल्कुल सर। मैक्सिमम बिल्कुल पोटेंशियल सर। है उसको खींच के आप जितना, ये आपकी चॉइस है, ये कोई मेरा पर्सनल, मैं ऐसा नहीं कहूंगा फोर्सफुली, बट आई विल सजेस्ट कि आप जो है डीआई भी दीजिए। लाइफ में सभी को बढ़ने का जो है अपॉर्चुनिटी होती है, और आप एक डेडिकेटेड और एक अच्छे एस्पिरेंट हैं। आपकी बातों से मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें आप मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरे ख्याल से इस सेशन को हम लोग एंड कर सकते हैं। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम चंद्रपाल जी, अपना ध्यान रखिए और लाइफ में बढ़ते रहिए, और स्टे कनेक्टेड। मेरा फोन नंबर आपके पास है, आप कनेक्ट रहिए, कुछ भी दिक्कत हो हमेशा याद ओके सर। करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।